हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूपीआई के इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पार्ट 1 वीडियो में हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ शब्दावलियों को देखा था और उनका काफ़ी डीपली एनालिसिस भी किया था, और हमने ये जाना है कि वो जो शब्दावलियाँ थीं कहीं ना कहीं आपके आगामी यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये उसी क्रम में पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मिसलेनियस वर्ड्स पर हम जो है फोकस करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन वर्ड्स से क्या मतलब है और इनका यूज़ क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक टर्म है इको टैक्स। इको टैक्स आखिरकार होता क्या है? देखिए, विभिन्न पर्यटन स्थलों पर प्रतिवर्ष आने वाले टूरिस्टों के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकारों द्वारा टूरिस्टों पर इको टैक्स लगाने तथा पर्यटकों का कोटा तय करने की प्रणाली को अपनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जहां उत्तराखंड में स्थित पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले मसूरी की नगरपालिका ने प्रति टूरिस्ट 100 से 200 रुपये वसूलने का फैसला किया है, वहीं केंद्र सरकार पर्वतीय राज्यों के धार्मिक और गैर धार्मिक पर्यटक स्थलों पर यात्रियों की संख्या तय करने की योजना बना रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में यात्रियों का जो कोई है तय करने के लिए पीछे जलवायु परिवर्तनों के खतरों के निपटने का तर्क कम कर रहा है। देखिए, अगर सीधे साफ शब्दों में अगर हम बात करें तो इको टैक्स आपके द्वारा फैलाया गया जो पर्यावरण में गंदगी है उसे सफाई करने के लिए आपसे लिया गया एक प्रकार का टैक्स है, जिसे हम पर्यावरण से रिलेट करते हुए इको टैक्स हमने उसका नाम रखा है। तो इको टैक्स आप आशा करते हैं समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है ग्रीन रेटिंग। देखिए, ग्रीन रेटिंग क्या है? आवास और मानव में अन्योन्याश्रय संबंध है। मानव आदिकाल से ही आराम व संरक्षण की दृष्टि से घर की योजनाएं बनाता रहा है, परंतु एक निर्विवाद तथ्य यह है कि भवन अपने संपूर्ण जीवन चक्र की अवधि में पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में पर्यावरण तथा ऊर्जा संरक्षण मित्र भवनों के निर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रह यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड एलिवेटेड असेसमेंट यानी ग्रिला का प्रस्ताव किया गया है। आपको ये जो फुल फॉर्म है ये याद रखनी है कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड एलिवेटेड असेसमेंट, ये आपको गिरला की फुल फॉर्म याद रखनी है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ग्रीन रेटिंग के अंतर्गत भवनों का जो गुणात्मक बाया मात्रात्मक आधार पर आकलन करते समय ध्यान रखा जाता है कि भवन कितना पर्यावरणीय अनुकूल है, ऊर्जा संरक्षण का कितना ध्यान रखा गया है तथा प्राकृतिक संसाधनों पर भवन कितना दबाव डालता है। ग्रीन रेटिंग के भावी लाभ हैं: ऊर्जा भवनों में आराम को कम करने के लिए बिना कमी लाई जा सकती है, जल की खपत में कमी, प्राकृतिक क्षेत्रों, आवासों, जैव विविधता, मृदा रक्षण एवं वायु तथा जल प्रदूषण के दुष्प्रभावों में कमी के साथ साथ पर्यावरण पर दबाव में कमी आदि। देखिए, अगर बात करें ग्रीन रेटिंग की तो ये हाउसों से संबंधित जो है एक रेटिंग है जो घरों के लिए दी जाती है। ये रेटिंग उन घरों को दी जाती है जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं, ताकि पर्यावरणीय संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके वो जो घर हैं उचित मात्रा में पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाए जा सकें। जैसे कि मान लीजिए आप किसी घर का निर्माण कर रहे हैं और उस घर में जो आप पानी का यूज़ कर रहे हैं, आप जो एनवायरनमेंट से मिलने वाला जैसे वाटर है, जैसे कि या वर्षा का जल है, अगर आप उसे इस्तेमाल करते हुए उस घर का ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका इको फ्रेंडली घर कहलाएगा और उस हिसाब से आपकी जो घर की रेटिंग होगी वो इंक्रीज़ होगी।
तो ये जो रेटिंग होती है ग्रीन रेटिंग घरों के संबंधित है। नेक्स्ट टर्म है इको फ्रेंडली टॉयलेट। इको फ्रेंडली टॉयलेट क्या होते हैं? देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी द्वारा 24 जून 2012 को धर्मा यानी कि धर्मा उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में बायो डाइजेस्टर तकनीक पर आधारित बायो टॉयलेट नामक पायलट परियोजना का आरंभ किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत अंटार्कटिका से लाए गए साइरोफाइल नामक बैक्टीरिया के माध्यम से बायोडाइजेस्टर तकनीक विकास की गई है। वहीं अगर हम बात करें ग्रामीण भारत की, तो ग्रामीण भारत में स्वच्छता की स्थिति से में ये सुधार हेतु बायो टॉयलेट अत्यंत सहायक होंगे। मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम DIDO के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसकी लागत 400 करोड़ रुपए है, जो कि मंत्रालय द्वारा व्यय की जाएगी। इस कार्य का उद्देश्य संपूर्ण प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में बायो टॉयलेट की स्थापना करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा घरों में इन बायो टॉयलेट्स की स्थापना तथा प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायतों, महिला स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संस्थाओं के सम्मेलन की आवश्यकता पर भी बल प्रदान किया जाएगा। इको फ्रेंडली टॉयलेट्स, सीधे सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो देखिए, वे टॉयलेट्स जो बायो टॉयलेट्स भी कहलाते हैं, बायो टॉयलेट्स की एक पायलट परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इनमें बायोडाइजेस्टर तकनीक का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम साइरोफाइल नामक बैक्टीरिया, आपको ये याद रखना है कि साइरोफाइल बैक्टीरिया जो कि अंटार्कटिका से लाया गया है, इको टॉयलेट्स में यूज़ किया जाता है, ताकि वो जो आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसे कंपोस्ट में बदल सके। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है जो कि मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी लागत 400 करोड़ रुपए है। तो ये कब लॉन्च किया गया? 24 जून 2012 को उड़ीसा के धर्मा से लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट शब्द है ऊष्मा द्वीप। ऊष्मा द्वीप क्या होता है? देखिए, वैश्वीकरण और औद्योगिकीकरण के बदलते परिवेश में विकासशील देशों में नगरीकरण के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है। नगरों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक कारणों से नगरों के ऊपर वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर शीत वायुमंडल की अपेक्षा गर्म द्वीप के रूप में ऊपर उठा रहता है, जिसे ऊष्माद्वीप की संज्ञा दी जाती है। यह ऊष्माद्वीप समूह से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है। देखिए, ऊष्माद्वीप क्या है? आप देख रहे होंगे कि रिसेंटली प्रेजेंट टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बढ़ रहा है। हम विकास की जो रफ्तार है काफ़ी अधिक तेज़ी से पकड़ रहे हैं। तो इस विकास की रफ्तार में जो वृद्धि आई है, उसके कारण वायुमंडल का जो तापमान है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब इस तापमान के बढ़ने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के जो ऊपर पहले क्या होता था कि शहरों के ऊपर जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने दिल्ली की कंडीशन देखी होगी कि दिल्ली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्मी का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज से निकलने वाला धूल धुआं और वाहनों से निकलने वाला धूल धुआं आदि के कारण आपके जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो वायुमंडलीय तापमान है वो उसका प्रसार लगातार होता जा रहा है, तो उसके आसपास के जो गांव देहात के इलाके हैं, ये जो वायुमंडलीय कवरअप है वो वहाँ भी पहुँचने लगा है, तो जिससे ऊष्मा द्वीप की संज्ञा दी गई है। यह ऊष्मा द्वीप समूह से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है, यानी कि आप अगर नॉर्मल परिवेश की बात माने तो वहाँ से अगर मेज़र करें तो 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको ये जो ऊष्मा द्वीप देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है सीसा रहित पेट्रोल। देखिए, जो भी टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ आप इन्हें ध्यान से याद करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको इन्हीं टर्म्स से चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपसे डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि ऊष्मा द्वीप क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करें और उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ जो
आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीसा रहित पेट्रोल। सीसा से यहाँ मतलब है लेड। देखिए, सीसा रहित पेट्रोल की शुरुआत सर्वप्रथम 4 महानगरों में हुई थी। अब यह संपूर्ण देश में उपलब्ध है, किंतु लेड की अनुपस्थिति में पेट्रोल के दहन से बेंजीन गैस निकलती है, जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है और साथ ही पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को भी बाधित करती है। देखिए, सीसा रहित जो पेट्रोल है, पहले इसका चलन नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करने के बाद इसे शुरू भी किया 4 महानगरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इसके जो दोहन से जो निकलने वाली गैस थी, उसमें बेंजीन नामक एक केमिकल होता है, वो भी बाहर आया और उसके बाहर आने की वजह से जो ओजोन लेयर है, उसमें जो ओजोन लेयर में जो छेद है वो भी बढ़ना शुरू हुए, इंक्रीज होना शुरू हुआ। और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो काफ़ी स्लो हो गई है। तो ये जो सीसा रहित पेट्रोल था, इससे हमने जो एक्सपेक्टेशन की थी कि हमें इससे प्रॉफिट होगा, लेकिन इससे कोई प्रॉफिट ना होकर उल्टा लाभ हुआ। इसीलिए इसका जो अभी प्रेजेंट टाइम में रिसेंटली यूज़ है वो बंद हो चुका है। नेक्स्ट है हरित इमारतें। आजकल आपने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सुना होगा और देखा भी होगा दिल्ली में या मुंबई में या बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में कि हरित इमारतें यानी कि एक किसी इमारत के चारों तरफ आप गार्डनिंग थोड़ी प्लांटेशन कर देते हैं, उसकी चारों तरफ की जो दीवारें हैं। तो आज हम इसके बारे में ही देखते हैं। ऐसी इमारतें जिसमें संसाधनों जैसे जल विद्युत के कम से कम उपयोग की दक्षता तथा कम से कम अपशिष्ट उत्सर्जन हो, जिसमें अधिक से अधिक पर्यावरण मित्र तरीकों से अपनाया गया हो, हरित इमारतें कहलाती हैं। देखिए, यहाँ हरित इमारतों से मतलब है कि वे इमारतें जहाँ जल और विद्युत का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, जो पूर्णतया सोलर पर डिपेंड हो या ऐसे सोर्स पर डिपेंड हो जो कि कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, वे इमारतें हरित इमारतों के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ ये इमारतें जो हैं, इनमें ऊर्जा, जल आदि की बचत का पूरा ध्यान भी रखा जाता है। कम पानी के प्रयोग से संचालित होने वाले शौचालय, वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था आदि इन इमारतों में विशेष तौर पर की जाती है। और देखिए, एक चीज़ और भी होती है इन इमारतों में, आपने देखा होगा मेट्रोस के पिलर्स में कि उन पिलर्स के चारों तरफ छोटे छोटे पौधे जो हैं वो लगाए जाते हैं, प्लांटेड किए जाते हैं, ताकि वो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उन्हें सक कर सकें। तो इन हरित इमारतों में भी इन प्लांटेशंस का यूज़ किया जाता है कि इनके चारों तरफा जो दीवारें हैं या इनका जो आउटर स्ट्रक्चर है, इन पर ऐसे पौधों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके बाहरी एटमॉस्फेयर से सक करके आपको एक रिफ्रेश, एकदम फ्रेश एनर्जी, जो फ्रेश ऑक्सीजन है या फ्रेश एयर है, वो प्रोवाइड करा सकें। तो ऐसी इमारतें, ये सब हरित इमारतों के अंतर्गत आती हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और जो शब्दावली है आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये छोटी छोटी शब्दावली से भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। अगर हम इन शब्दों को ही नहीं जानेंगे तो हम चीज़ें पकड़ नहीं पाएंगे कि कहाँ से क्या करना है। तो इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो उन वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गुड डे।